हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट on equatorial position बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जा सकता है। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो आपने बार मैग्नेट लिखा है ये मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपको कल बताया गया था पिछले क्लास में इक्वेटोरियल एक्सियल के बारे में कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। तो मैग्नेटिक एक्सिस पर जो वर्टिकल लाइन होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल। हटे इसको, हो गया हेडिंग। चल थोड़ा सा समझा जाए। सबसे पहले एक बार मैग्नेट हम लोग लेते हैं। बार मैग्नेट हो गया। आपने बोला एक्सियल इक्वेटोरियल, तो ध्यान देंगे ये एक्सियल होता है और ये इक्वेटोरियल। द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन and the vertical line passing through midpoint of the magnetic dipole is called equatorial position। ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। तो एक्सियल वाला हो चुका है पिछले क्लास में। आज हम लोग इक्वेटोरियल पे फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक मैग्नेट होना चाहिए और इस मैग्नेट में दो पोल होगा दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस मैग्नेट को लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका पोल का नाम लिखेंगे। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा और इसका ये मिड पॉइंट है। ये डिस्टेंस आप जानते हैं एल होता है, ये भी डिस्टेंस क्या होता है वाला एल होता है। और टोटल डिस्टेंस का नाम क्या है 2l, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। पढ़े ना इसके बारे में, पीछे हमने बताया। अब आपसे कहा गया कि इक्वेटोरियल पर फाइंड आउट कीजिए। तो एक पोजीशन हमको लेना है, इक्वेटोरियल लेना है। तो ध्यान देंगे ये तो सेंटर से ही होता है। यहां से आप कुछ पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, कहीं ले सकते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, इसका नाम P रख देंगे और इसी P पॉइंट पर हमको क्या करना होगा, इसी P पॉइंट पर इन दोनों के लिए यहाँ पर फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताइए कि यहाँ पर हम लोग एक मैग्नेट इमेजिन कर ले, क्योंकि मैग्नेट का फील्ड कौन एक्सपीरियंस करेगा, कोई मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर एक मैग्नेट हम लोग इमेजिन कर लेंगे और ये इसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो हमने बोला कि अगर बात करें, ठीक है, नॉर्थ पोल के बारे में या साउथ पोल जो भी आपको लेना हो, ठीक है, तो नॉर्थ पोल में क्या होता है, रिपल्शन। ये जब इस पे फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा इनके बीच। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कौन फोर्स लगाता है। तो हमने यहां से वाला देखिए, ये जो पोल है इसका पोलरिटी यहाँ से कॉर्नर से लेते हैं और हमने यहां से ले लिया इसका ये फोर्स। यहीं से ले लेते हैं। तो आपने बोला कि सर ये जो है नॉर्थ पोल है और आपने बोला कि यहाँ भी नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल में क्या होता है, रिपल्शन। और ये रिपल्शन होगा तो ये डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर हमको मिल गया बाहर की ओर रिपल्शन मिल गया, क्योंकि नॉर्थ में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो हमको एक प्लेन जैसा दिख रहा है। आप वेक्टर अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई
क्वांटिटी प्लेन में रहता है, जैसे ये वेलोसिटी हो गया तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और इसके साथ अगर थीटा बनाएंगे तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं रहता है ये v sin थीटा। तो ये बताइए ये भी तो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, इसका मतलब यहाँ भी क्या बनेगा, एंगल बनने वाला है। तो देखिए इस पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें एक पॉइंट बना दी ये समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर भी काम करेगा। अब आपसे पूछा गया कि ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ थीटा था तो ये भी क्या होगा थीटा। इसका एक कंपोनेंट ऑलरेडी बी हो चुका है, तो इधर वाला अगर कंपोनेंट बात किया जाए तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो आपने बोला ये हो जाएगा सर b1 cos थीटा। क्यों cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल फॉर्म किए हैं वो cos में होगा, और वर्टिकल वाला किस में ले लेंगे हम लोग, वर्टिकल वाला साइन में ले लेंगे। तो एक कंपोनेंट हमने रखा, एक कंपोनेंट इधर लिया गया और इसका नाम रखा गया b1 cos थीटा। एक और कंपोनेंट लेते हैं इसके ऊपर, यहां पे एक कंपोनेंट लेंगे, तो ये बताइए कंपोनेंट का नाम क्या रखा जाए, b1 sin थीटा। क्या रखेंगे बालक, b1 sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनाए हैं cos में, जिसके साथ एंगल नहीं बना है वो sin है। अब इसका तो हो गया, अब साउथ पोल के लिए आपको निकालना है। तो ये बताइए अगर साउथ पोल के लिए हम लोग निकाले, यहाँ पे साउथ पोल के लिए अगर निकाला जाए तो आप बोलेंगे नॉर्थ साउथ में तो अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर ये जो होगा डायरेक्शन है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा बालक। रीजन क्या है, तो नॉर्थ साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जब ये B2 हो गया तो ये भी इस कंपोनेंट के साथ, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो ये थीटा बना दिया तो आप बोलेंगे सर इसका भी एक कंपोनेंट इस पर आ जाएगा, कौन, तो B2 cos थीटा। B2 cos थीटा क्यों आया है, क्योंकि ध्यान देंगे इस पर पहले से B1 cos थीटा था और ये प्लेन में है, तो जब प्लेन में है तो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं और ये हो जाएगा कितना, B1 है, B2 है ना, B2 sin थीटा, sin थीटा। क्लियर है बालक। और ये भी एंगल क्या होता है, ये भी थीटा होता है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर B1 जो है दो कंपोनेंट में टूटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और B2 भी दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। अब यहाँ पर डिस्टेंस आपको बताना होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्योंकि बिना डिस्टेंस का आप निकालिएगा कैसे। तो ये जो पॉइंट है इसको कौन सा पॉइंट हम लोग माने हैं, P पॉइंट, और इसी P पॉइंट पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू डाइपोल और बार मैग्नेट। इसको बार मैग्नेट या डाइपोल आप बोलेंगे। तो ये बताइए कि ये जो आप P पॉइंट लिए हैं ये मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे लिए हैं, R डिस्टेंस पे, ठीक है। कल वाला एक्सियल पोजीशन याद है, कल वाला कितना डिस्टेंस पर था, R था। तो आप बोलेंगे सर ये जो P पॉइंट है ये इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे लिया गया है, याद रखिएगा। तो यही कुछ हम लोग लैंग्वेज लिखने वाले हैं। और ये बताइए कि आपका ये L है, ये R है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, √R² प्लस L²। क्लियर है। हम अंडर रूट में नहीं लिखना चाहें तो क्या करेंगे, ठीक है, R² प्लस L² का एक्सपोनेंट कितना होगा, 1/2। अंडर रूट हटता है तो एक्सपोनेंट 1/2 हो जाएगा। तो यही हमको डायग्राम बनाना होगा और इसी के बारे में लिखना होगा, यही आपका कंप्लीट डायग्राम है। कोई दिक्कत बालक समझने में, यही डायग्राम हम लोग बनाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा लिखा जाए लैंग्वेज, लिखेंगे let us consider a bar magnet, let us consider a bar magnet which having, let us consider a bar magnet which having
which having pole strength small m, which having pole strength small m and length of magnetic dipole, which having pole strength small m and length of magnetic dipole 2l, and length of magnetic dipole 2l। हो गया, देखिए डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन है, ये एल एल 2l हो गया, इसका पोल स्ट्रेंथ m होता है, दोनों का सेम होता है। इसी में आगे लिखेंगे अ पॉइंट इज टेकन, a point is taken, a point is taken on equatorial position, a point is taken on equatorial position at a distance of a smaller, equatorial position at a distance of a smaller, at a distance of a smaller from the center of, from the center of magnetic dipole, from the center of magnetic dipole। So we have to find out, so we have to find out, so we have to find out magnetic field intensity, so we have to find out magnetic field intensity at a point P, we have to find out magnetic field intensity at point P, at point P due to bar magnet, due to bar magnet or magnetic dipole, due to bar magnet और मैग्नेटिक डाइपोल। अब डायग्राम बनाइए। ये डिस्टेंस को मेंशन कर दे रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, ये भी तो उतना ही होगा ना जी, यहां से यहां का डिस्टेंस ये भी इतना ही है, इधर वाला भी। डायग्राम बना लीजिए। हो गया बालक। चलिए समझते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर जो आप दोनों अलग अलग लिखे हैं, तो ये बताइए दोनों पोल का, ठीक है, दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ इक्वल होता है कि अलग अलग होता है? तो आप बोलेंगे सर पोल स्ट्रेंथ इसका भी एम होता है, इसका भी एम ही होता है। तो जब दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा? नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर आपने जो यहाँ पर
B1 और B2 को अलग अलग लिखा है, तो याद रखेंगे B1 और B2 दोनों एक ही हैं। ठीक है, आप इन दोनों को अगर चाहें तो रिप्लेस करके B भी लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर B1 और B2 का वैल्यू एक ही है। रीजन क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट अ पॉइंट, मतलब किसी एक पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना होगा m अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये m क्या है? तो m आपका पोल स्ट्रेंथ है। तो बताइए अगर B1 के लिए निकाले या B2 के लिए, दोनों का तो स्ट्रेंथ वही रहेगा। तो जब दोनों का स्ट्रेंथ वही रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल होता है। ये m है तो भी m है। तो आगे चल के इन दोनों को रिप्लेस करके हम लोग एक ही लिखने वाले हैं कि B1 दैट इज इक्वल टू B2। कोई दिक्कत समझने में? और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पोल कितना होता है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखना होगा। क्या लिखेंगे कि एट अ पॉइंट P B1 sin theta and B2 sin theta neutralize to each other, hence net magnetic field intensity acting along कितना? तो B1 cos theta plus B2 cos theta। तो अगर आपसे पूछा जाए कि P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो ये कहिएगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसिल। तो नेट कौन बताएगा? ये दोनों बताएगा। तो दोनों को ऐड करके निकालेंगे। लिखा जाए, लैंग्वेज बोल दे रहे हैं। From figure we can say that from figure we can say that B1 sin theta and B2 sin theta and B2 sin theta are equal in magnitude. B1 sin theta and B2 sin theta are equal in magnitude and opposite in direction, hence both are neutralized to each other, ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर लेगा। क्यों? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। हो गया बालक? इसी में आगे लिखेंगे हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, और डैश दे दीजिए। हो गया वाला? तो ध्यान देंगे नेट कौन बताएगा? तो ये दोनों बताएगा। तो इसी को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो ये होगा B इक्वल टू B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। ये क्या है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपने बोला सर दोनों तो इक्वल है, B1 दैट इज इक्वल टू B2। तो जब दोनों इक्वल रहेगा तो इसको लिख सकते हैं कि B इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा, और दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 2B1 cos थीटा, 2B1 cos थीटा। कोई दिक्कत बालक? अब सवाल ये है कि सर इसमें B1 क्या है, cos थीटा क्या है? तो ध्यान देंगे ये दोनों पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे B1 जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पोल स्ट्रेंथ, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होता है m अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बताइए कि आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? ये है, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। मालूम है ना बालक? ठीक है, आर स्क्वायर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका ये है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग यूज कर सकते हैं कितना? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पोल स्ट्रेंथ। अब कॉस थीटा है, तो ये बताइए इस डायग्राम में अगर हम कॉस यूज करें, आप ही बताइएगा, कॉस थीटा
तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, और आपका हाइपोटेनस कौन है, ये है, तो अंडर रूट में कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इक्वल टू कितना, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, अंडर रूट अगर हटाना हो तो इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं, हो जाएगा बालक। अब यही दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो वैल्यू पुट करके देखा जाए तो अगर ये वैल्यू हम रखते हैं तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2, b1 का वैल्यू ये रखने वाले हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा है, cos थीटा का वैल्यू वहां से देखिए l है, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का एक्सपोनेंट 1/2, इतना हो गया। तो बेस दोनों का सेम दिख रहा है तो ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा आप, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसका एक्सपोनेंट कितना है जी, 1 है, याद रखिएगा। तो 1.5 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m इंटू एल अपॉन, दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंट 3/2 क्यों हो गया, तो 1 + 1/2 ऐड करके देख लीजिए, तो 2 + 1/2 ये कितना हो जाएगा, 3/2। एडिशन मालूम है ना जी, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे देखिए, इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इसको लिखेंगे m इंटू 2l, ऊपर कोई चेंज हुआ है नहीं, इस 2 को इस l के साथ रख दिए, क्यों रखे हैं, डाइपोल मोमेंट में हटाने के लिए, और नीचे कितना है, तो नीचे है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का एक्सपोनेंट कितना होगा, 3/2। अब आप यहां बोलेंगे सर वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, ये दोनों हट जाएगा, किससे हटेगा, कैपिटल M से हटेगा। तो यहां पर हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये कितना है वाला, कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां लिखना होगा कि L जो है वेरी वेरी लेस देन आर, L जो है R से बहुत छोटा है, जब L R से बहुत छोटा होगा तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों, छोटा वैल्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा हो जाता है, याद रखेंगे स्मॉल वैल्यू का आप स्क्वायर कर देंगे तो और ज्यादा स्मॉल हो जाता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और ये एल स्क्वायर वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये m होगा, एल स्क्वायर को अगर हटा दिया जाए ये होगा आर स्क्वायर और ये 3/2 कैंसिल हो रहा है बालक, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आर क्यू होगा। तो यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या मिला, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यू। कल वाले में 2m अपॉन आर क्यू था, पीछे इक्वेशन कितना था बालक, 2 ही था, एक भी नहीं है जी, नहीं एक भी नहीं है, चलिए तो ये फर्स्ट ही हमारा। तो यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सियल कहेगा तो 2 हो जाएगा, इक्वेटोरियल कहेगा तो 2 नहीं रहेगा। तो आप यहां से कैलकुलेशन लिखेंगे बालक, यहां से लिखे,
हो गया। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यही है बालक, दोनों का रिलेशन। और याद रखेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एक्सियल पर ट्वाइस होता है, किसका? इक्वेटोरियल का। ठीक है, उसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है। तो याद रखेंगे एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों का स्ट्रेंथ क्या होता है? ट्वाइस होता है, दूना होता है। और रेशियो एक्सियल इक्वेटोरियल में कितना होता है? 2:1 का होता है। लिखा जाए इसके बारे में, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Equation number 1 is the expression of magnetic field intensity due to bar magnet, magnetic field intensity due to bar magnet on equatorial position, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमारा कैलकुलेशन है। क्लियर है बालक? चलिए एक नोट लिखना होगा। देखिए अगर ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो ध्यान देंगे ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। तो याद रखेंगे ये जो टोटल डिस्टेंस आप 12 बोलते हैं, होता है ना जी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? 12। इस 12 को इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है, इफेक्टिव लेंथ। तो ये आप कहां से मेजरमेंट करते हैं? तो यहां से करते हैं, आप यहां से नहीं कर रहे हैं, यहां से नहीं कर रहे हैं। तो याद रखेंगे इसमें 2 तरह का लेंथ होता है, एक ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, एक इफेक्टिव लेंथ होता है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ यहां से इस पॉइंट से इस टर्मिनल तक का डिस्टेंस होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। और एक होता है इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ कहां से कहां तक होगा? तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो
तो याद रखिएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कॉमन है जी, टोटल का 84% होता है। याद रखिएगा टोटल अगर 100% लेंथ है तो ये इफेक्टिव लेंथ कितना होता है 84%। या आप ये भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 होता है। ज्योमेट्रिकल लेंथ टोटल हो गया ना, इसका 5 क्या होगा 6 होगा। तो इसी के बारे में लिखना है हम लोग को। तो देखिए यहां पे लिखेंगे इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू ज्योमेट्रिकल लेंथ इंटू 5/6। तो इफेक्टिव लेंथ क्या है, तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक का डिस्टेंस, और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है तो टोटल लेंथ। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो 12 होता है इफेक्टिव लेंथ होता है, ये टोटल लेंथ का 5/6 या 84% होता है। परसेंटेज के टर्म में बात करें तो ये कितना होगा 84% होगा। तो लिखा जाए लैंग्वेज नोट में लिखेंगे द इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, the effective length of magnetic dipole is the 5/6 part, is the 5/6 part of the geometrical length or about 84% of the geometrical length, 84% of the geometrical length। डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब से पूछा जाएगा इफेक्टिव लेंथ क्या है, द लेंथ बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है तो टोटल लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। टोटल लेंथ को मैग्नेटिक डाइपोल को ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलेंगे। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा जिसको 12 आपने लिखा है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। कोई दिक्कत वाला बस यहीं पे रोकेंगे।